यूटी एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर एमसीक्यू करेंगे आपके माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स से। तो लास्ट तक देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपने हमारे टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन नहीं किया हो तो सीयूटी एम इकोनॉमिक्स टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी टेस्ट दे रहे हैं, जिसमें कि 80+ आपके टेस्ट ऑलरेडी रन कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन करिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया, उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, जिससे आपको पूरी डिटेल वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। पहला आपका डीवैल्यूएशन यूजुअली कॉजेज इंटरनल प्राइस टू, क्या ये फॉल करता है, राइज करता है, या फिर रिमेन अनचेंज्ड होता है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो डीवैल्यूएशन यहाँ पर याद रखिएगा कि डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में डिफरेंस है। डीवैल्यूएशन मतलब आपका होता है जब गवर्नमेंट डेलिबरेटली आपके करेंसी की वैल्यू लोअर डाउन करती है आपके दूसरे करेंसी के जो है रिलेटिवली, तो उसको हम लोग बोलते हैं डीवैल्यूएशन। और डेप्रिसिएशन जो है मार्केट की वजह से होता है। अगर हम बात करें, अगर $1 के प्रति आपका ₹60 है, यानी $1 खरीदने के लिए आपको ₹60 पे करना पड़ रहा है, तो इस समय अगर डीवैल्यूएशन हुआ तो आपके $1 के प्रति ₹70 हो जाएगा, यानी आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इस केस में हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहेंगे और इंपोर्ट को कम करेंगे। और इंपोर्ट एज वेल हम इस अगर एग्जांपल को देखें तो इससे हमारा जो है इंपोर्ट आपके कम हो जाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा कि इसी को डेप्रिसिएशन भी कहा जाता है, जब वो मार्केट के फोर्सेस की वजह से होता है। जब हम देखते हैं कि डिमांड फॉर जो आपके फॉरेन रिजर्व होता है उसके बढ़ने या फिर घटने की वजह से हो रहा हो, ठीक है, तो उसको डेप्रिसिएशन, डीवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन का सेंस सेम है, बट डेप्रिसिएशन जो है मार्केट फोर्सेस की वजह से होता है, डीवैल्यूएशन जो होता है वो गवर्नमेंट डेलिबरेटली करती है आपके। ठीक है, इसी तरीके से आपका रीवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन होता है ना। रीवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन सेम सेंस है, आपका सेंस आपका सेम बनेगा। रीवैल्यूएशन और जो है आपके एप्रिसिएशन की बात करें हम, तो $1 के प्रति मान लीजिए कि ₹45 आपका प्रिवेल कर रहा है, और ड्यू टू रीवैल्यूएशन है सरकार ने डेलिबरेटली आपकी जो है करेंसी की वैल्यू हायर कर दी। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो $1 के प्रति यहाँ पर आपको जो है ₹35 देना पड़े, यानी आप अब ज़्यादा करेंसी को ख़रीद पाओगे फ़ॉरेन वाले के। ठीक है, यानी आप डॉलर को अब कम रुपए में परचेज़ कर पाओगे। दैट इज़ आपका रीवैल्यूएशन, ये गवर्नमेंट डेलिबरेटली करती है। बट एप्रिसिएशन जो होता है वो आपके मार्केट के फोर्सेस की वजह से होता है, बट सेम एग्जाम्पल है, आप याद रखिएगा इस चीज़ से। ठीक है, अगर आप ग्राफिकली भी समझेंगे तो बहुत ईजी है इसको समझना। ठीक है, ये डिमांड फॉर जो है डॉलर और आपके सप्लाई की बात करी जाती है, तो जस्ट ऊपर आपके डेप्रिसिएशन या फिर डीवैल्यूएशन होता है, और रीवैल्यूएशन और आपके अगर बात करें एप्रिसिएशन जस्ट नीचे होता है। समझते हैं इसको। यहाँ पर आपके मैं बात करूँ, जब डेप्रिसिएशन होता है, सपोज़ कि ये पॉइंट आपका चल रहा था जहाँ पर इक्विलिब्रियम का केस है। डेप्रिसिएशन होने का ये मतलब है कि आपके करेंसी की वैल्यू लाइक ₹65, मतलब यहाँ पर आपको पे करना पड़ रहा था $1 के प्रति। जब डेप्रिसिएशन होता है तो आपके $1 के प्रति यहाँ पर आपको रुपया जो है मान लीजिए कि ₹70 यहाँ पर आपको देना पड़े। दैट इज़ आपका डीवैल्यूएशन या फिर आपके डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मार्केट के फोर्सेस की वजह से, डीवैल्यूएशन गवर्नमेंट ने कर दिया। अगर हम यही नीचे आ जाए तो नीचे आने के केस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि डिमांड फॉर डॉलर इज़ ग्रेटर एंड सप्लाई इज़ लेस। वाई सो? बिकॉज यहाँ पर $1 के प्रति आपका मान लीजिए कि ₹50 हो गया, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हम डिमांड फॉर डॉलर ज़्यादा करेंगे। क्यों? क्योंकि हम अब ₹50 दे रहे थे, पहले हम $1 को ख़रीदने के लिए ₹65 दे रहे थे, ₹65। यहाँ पर हम अब जो है कम जो है आपके रुपए में ज़्यादा डॉलर परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिमांड फॉर डॉलर इज़ ग्रेटर देन सप्लाई, बट हियर वी कैन सी दैट व्हेन $1 इक्वल्स टू ₹70, देयर वी कैन सी दैट द सप्लाई ऑफ डॉलर इज़ मोर as compared to demand for dollar, because we are importing less of the commodity in case of devaluation or depreciation, but if in case of appreciation we import more of the commodity of foreign good but export less. okay, तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखिए। ग्राफ में ऊपर पे आपका डिवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन और नीचे आपका रीवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन ये आपका होता है। क्वेश्चन में पूछा है कि क्या इसकी वजह से इंटरनल प्राइजेज़ में कोई फ़र्क पड़ता है, तो याद रखिएगा किस पे इंटरनल प्राइजेज़ में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ये रिमेन अनचेंज होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट ले ग्रेटर एम्फेसिस ऑन, आपके किस साइड पे फोकस करते थे, तो याद रखिएगा ये प्रोड्यूसर के साइड पे फोकस करते थे। क्लियर?
और सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स को याद रखिएगा, आपके ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, ये ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। और किस पे फोकस करता है, सप्लाई ऑफ लेबर पे फोकस करता है, यूजिंग टैक्स कट, बेनिफिट कट करना चाहता है, इंसेंटिव्स को कट करना चाहता है, ठीक है। और बाद में इसको आपके आर्थर लेफर का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा आपके एक्सपेंड किया था, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आपके इसके अंतर्गत आपके आ जाते हैं सप्लाई साइड, जबकि किन्स क्या थे आपके डिमांड साइड इकोनॉमिस्ट थे, जो कि डिमांड पे बिलीव करते थे, डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई, बट जेबी से ने कहा था आपके सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो जो सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट होता है वो ग्रेटर एम्फेसिस करता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोड्यूसर के, ठीक है। प्राइस एट विच गवर्नमेंट परचेज फूड ग्रेन फॉर मेंटेन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर बिल्डिंग अ बफर स्टॉक, दैट इज़ आपका क्या कहलाता है, प्रोक्योरमेंट प्राइस कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों डिफरेंस समझिएगा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस और प्रोक्योरमेंट प्राइस में डिफरेंस क्या है। द प्राइस एट विच गवर्नमेंट परचेज फूड ग्रेन फॉर मेंटेनिंग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड बिल्डिंग अ बफर स्टॉक, दैट इज नोन एज प्रोक्योरमेंट प्राइस कहा जाता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मार्केट इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंश्योर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर अगेंस्ट एनी शार्प फॉल इन द फार्म प्राइजेज़। अगर आपके फार्म प्राइजेज़ जो होते हैं उसके अगर गिरने लगते हैं तो यहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवीन करती है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है प्रोवाइड करती है उनके गुड्स जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया उसको सेल करने के लिए। तो एमएसपी डिफरेंस है, आपके प्रोक्योरमेंट प्राइस वो प्राइस होता है जिससे हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मेंटेन करना चाहते हैं और बफर स्टॉक को बनाने के लिए ये प्राइस आपका प्रिवेल करता है। इसी वजह से ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट द प्राइस सपोर्ट स्कीम। जो आपका PSS है इसको कौन लागू करता है, तो याद रखिएगा NFED जो है आपका लागू करता है ना, यानी नेशनल एग्रीकल्चर फेडरल, है ना, आपकी ये जो है बेसिकली जो एजेंसी है जो कि आपके इम्प्लीमेंट करती है प्राइस सपोर्ट स्कीम को, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, बी वाला हो जाएगा। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन रीड आउट करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इन ऑर्डर टू हेल्प द फार्मर्स फॉर गेटिंग रिम्यूनरेटिव prices for their produce with a view of encourage higher investment as also to increase the production and productivity of commodity, the government declare minimum support price। और कितने जो है कमोडिटी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ के लिए करती है, तो 25 जो है एग्रीकल्चरल कमोडिटी दैट इज़ आपका खरीफ और रबी क्रॉप के लिए जो है आपके डिक्लेयर करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जिससे कि आपके जो फार्मर्स है वो इन्वेस्ट करें और आपके और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, ठीक है। और ये आपके जो PSS नोडल एजेंसी कौन सी है, आपके PSS को इम्प्लीमेंट करने वाली यानी आपके प्राइस सपोर्ट स्कीम को, तो ये आपके है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड आपकी नोडल एजेंसी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका, बी वाला, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु रिकमेंड्स द MSP एंड इशू प्राइस। इशू प्राइस एंड MSP को कौन जो है आपके रिकमेंड करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल प्लानिंग कमीशन, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, या फिर आपके नाबार्ड। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस है जो कि 1985 में आपके इस्टेब्लिश हुआ था, ये आपके मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड इशू प्राइस को जो है रिकमेंड करती है। ऑप्शन नंबर इसी वजह से आपके करेक्ट हो जाएगा। तो CACP का जो आपके इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो आपके 1985 में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके अगर मैं बात करूँ बेसिकली आपके प्लानिंग कमीशन की, तो प्लानिंग कमीशन जो है इस्टेब्लिश हुआ था आपके 1950 में, 1950 में आपके प्लानिंग कमीशन यानी 15 मार्च 1950 को जो है प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है आपका नाबार्ड, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट पूछता है, तो नाबार्ड का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो आपके 1982 12 जुलाई को, है ना, 12 जुलाई को यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये दो चीज़ें और याद रख लीजिएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द बेस ईयर ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर इज़ बीइंग शिफ्टेड फ्रॉम 1982 टू 2001 पे शिफ्ट कर दिया गया है। अब हम लोग यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो है आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स और आपके WPI, ठीक है, आपके CPI दोनों में डिफरेंस समझेंगे। याद रखिएगा कि ये दोनों आपकी किसको मेजर करती हैं, आपके इन्फ्लेशन को मेजर कर रही है कंट्री, है ना, जो डिटरमाइन करती है कि इन्फ्लेशन कितना आपके चल रहा है, ठीक है। जो आपका WPI होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, ये इंडिकेट करता है आपके चेंजेस इन प्राइस ऑकरिंग इन केस ऑफ गुड अवेलेबल फॉर होलसेल मार्केट, यानी होलसेल मार्केट को देखता है। CPI जो होता है वो आपके
कंज्यूमर के बास्केट में जो कमोडिटीज़ उसमें कितना इन्फ्लेशन हो रहा है उसको बताता है ना, जो रिटेल दर पे देखा जाता है आपके। CPI मेजर्स द प्राइस ऑफ द कस्टमर पे टू रिटेल प्राइस, इसको रिटेल दर पे देखा जाता है आपके, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझते हैं। तो होल सेल जो प्राइस इंडेक्स है वो एवरेज चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एट होल सेल लेवल देखा जाता है। एवरेज जो चेंज हुआ है प्राइस में होल सेल लेवल पे देखा जाता है, होल सेल मार्केट में। बट अगर मैं बात करूँ CPI जो होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, वो प्राइस इंडेक्स दैट कैलकुलेट द प्राइस चेंजेस ऑफ गुड एंड सर्विसेज कंज्यूमर टू पे फॉर कंज्यूमिंग अ बास्केट ऑफ गुड, यानी जो कंज्यूमर के बास्केट में गुड्स है एट रिटेल लेवल वो आपके CPI बताता है। दोनों को अलग अलग बॉडीज़ जो है आपके पब्लिश करती है। अगर मैं WPI की बात करूँ तो WPI को पब्लिश करने के पीछे किसका हाथ होता है, आपके ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, ठीक है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र यहाँ पर आपके WPI को करती है। जो CPI होता है इसको बेसिकली आपके CSO आपने सुना होगा ना, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये आपके जो है पब्लिश करता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपके कौन कौन से, अगर जब WPI की बात करूँ तो स्टेज कितना इन्वॉल्व होता है, तो इट मेजर्स द इनिशियल और फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन। जब इनिशियल एंड फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन वहाँ पर होता है वहीं पर इसको आपके मेज़र कर लिया जाता है, जबकि यहाँ पर फाइनल और लास्ट जो ट्रांजैक्शन होता है रिटेल लेवल वहाँ पर देखा जाता है। याद रखिएगा कि WPI सिर्फ गुड्स को कवर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है डिफरेंस है इसका। WPI जो कवर करता है वो गुड्स को करता है, ठीक है, जबकि अगर मैं बात करूँ जो CPI है वो आपके गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को जो है आपके कवर करता है CPI, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और ये होल सेल के लिए होता है और ये आपके कंज्यूमर के देखा जाए तो, ठीक है। इस WPI में जो है फाइनेंशियल ईयर लिया जाता है, फाइनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक, ठीक है, याद रखिएगा। ये आपका कैलेंडर ईयर, अगर मैं बात करूँ रेफरेंस ईयर ऑफ कैलकुलेशन जो लिया जाता है वो आपके फाइनेंशियल ईयर को लिया जाता है, पर कैलेंडर ईयर को यहाँ पर यानी 1 जनवरी से लेके यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी ये कैलेंडर ईयर पे काम करता है CPI। बट WPI वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल ईयर, है ना, उसको रेफरेंस लेके किया जाता है। तो ये जो है बेसिक जो है डिफरेंस है। तो WPI गुड्स को कवर करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को CPI करता है। दोनों क्या मेजर कर रहे हैं आपके, अगर मैं बात करूँ तो इन्फ्लेशन को मेज़र कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज एग्रीगेट डिमांड विल शिफ्ट टू राइट क्यों शिफ्ट करेगा? क्या ये आपके परचेज इंक्रीज इन परचेज बाय फेडरल गवर्नमेंट, या फिर दूसरा आपका रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर आपके अप्रिसिएशन ऑफ अमेरिकन डॉलर, या फिर डिक्रीज इन मनी सप्लाई। तो आपको पता है ना एग्रीगेट डिमांड किससे मिलके बना होता है, C+I+G प्लस नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर C आपका क्या है, कंजम्पशन स्पेंडिंग, फिर आपका होता है इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, फिर आपका होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब देखिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग यहाँ पर यानी परचेज़ कर रही है गवर्नमेंट, यहाँ पर इंक्रीज़ इन जो पहला ऑप्शन है देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इंक्रीज़ इन परचेज बाय द फेडरल गवर्नमेंट, है ना। तो आपके कब शिफ्ट करेगा, जब आपका इंक्रीज़ होता है स्पेंडिंग, है ना, इंक्रीज़ होगा स्पेंडिंग, तो ये जो है आपके शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स आपके मैं बात करूँ तो राइट वर्ड, यानी आपकी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, मिलिट्री इक्विपमेंट, है ना, ऑन अदर थिंग्स। तो इस वजह से जो है आपके राइट वर्ड शिफ्टिंग होती है आपके एग्रीगेट डिमांड में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट। तो सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट में अभी जस्ट मैंने बताया कि लेफर जो थे वो आपके सप्लाई साइड में आते हैं। अब उसमें क्या बोला इन्होंने, लेफर कर्व क्या सेज दैट इफ़ मार्जिनल टैक्स रेट फॉल द टैक्स रेवेन्यू विल राइज, द बजट डेफिसिट विल डिक्रीजेज, ठीक है। तो अगर मैं लेफर कर्व को यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपका टैक्स रेट है, ठीक है, टैक्स रेट, और ये आपका टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, टैक्स रेवेन्यू है, टैक्स रेट यहाँ पर आपका T* है, ठीक। जैसे जैसे टैक्स रेट आपका इंक्रीज़ करता है वैसे वैसे आपका रेवेन्यू भी बढ़ता है, बट आफ्टर सम टाइम आप देखते हैं कि आपका रेवेन्यू क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो ठीक है, इसकी वजह से अगर मान लीजिए मैं बोल रही हूँ टैक्स रेट आपका बढ़ रहा है,
तो आपका टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, ठीक है। बट आफ्टर सम टाइम हम देखते हैं कि धीरे धीरे ये चीज़ें क्या होने लगती है, आपके टैक्स रेवेन्यू में फॉल डाउन होता है। आप ये वाला पॉइंट देख सक रहे हो, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में क्या बोला है, द लेफर कर्व सेड इफ़ मार्जिनल रेट टैक्स फॉल द टैक्स रेवेन्यू विल राइज एंड बजट डेफिसिट विल बी डिक्रीजेस। अगर मैं बोल रही हूँ मार्जिनल टैक्स रेट को फॉल कर दे रहे हैं तो आपका टैक्स रेवेन्यू राइज करेगा, बट डेफिसिट आपका डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। बट एक पॉइंट तक ही आप टैक्स रेट को हाई कर सकते हो, अदरवाइज़ आप उस ऑप्टिमम लेवल पे गए और उसके बाद आपने हाई किया तो आपको देखते हुए मिलेगा कि रेवेन्यू आपका कम डाउन हो, मतलब कम आ रहा है। तो टैक्स रेट अगर कम रहेगा तो रेवेन्यू भी धीरे धीरे राइज करेगा, बट एक सर्टेन पॉइंट तक, ठीक है। आप उतना ज़्यादा रेवेन्यू नहीं बढ़ा सकते हो, ठीक है। ये भी चीज़ याद रखिएगा, ओके। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, इन्फ्लेशन इज़ कॉज्ड बाई मनी। इन्फ्लेशन आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट भी है। तो इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है, जर्नल इंक्रीज इन प्राइस लेवल क्यों होता है, आपकी मनी सप्लाई के इंक्रीज़ करने की वजह से। ईजी है, जब मनी सप्लाई बढ़ती है मार्केट में तो डिमांड इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से आपके प्राइजेस राइज करते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो गया। बट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, जब आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से सप्लाई जो है, मतलब आपकी कमोडिटीज़ की वो कम होती है और आपकी महंगी भी होती है, तो उसकी वजह से जो है प्राइजेस राइज करते रहते हैं, तो उसको हम लोग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो इन्फ्लेशन क्या होता है आपके, बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो जर्नल इंक्रीज इन द प्राइस लेवल, दैट इज़ आपका इन्फ्लेशन। अब मैं बात करूँ यहाँ पर कुछ और वर्ड्स की, आपके डीफ्लेशन आपने वर्ड सुना होगा, जब हमारे प्राइस लाइज में जो है, जो प्राइस है वो धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगे, जनरल प्राइस लेवल में डिक्रीमेंट आने, दैट इज़ डीफ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन आपका क्या होता है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन जब गिरने लगे, लोअर डाउन हो जाए, दैट इज़ आपका डिसइन्फ्लेशन कह रहा है, यानी रेट ऑफ इन्फ्लेशन। सपोज़ कि अभी इंडियन इकोनॉमी में 11% के रेट से इन्फ्लेशन प्रिवेल कर रहा है। मान लीजिए इन्फ्लेशन बढ़ रहा है बट उसका रेट क्या हो रहा है, अभी कम है, आपके 9% से हो गया, तो डैट इज़ आपका डिसइन्फ्लेशन आपका कहलाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, और क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलती है, और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है बेसिकली आपकी मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी का। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करेंगे, आपके मनी सप्लाई को कम करेंगे, बैंक रेट, रेपो रेट, CRR, SLR ये सब बढ़ा देंगे, और आपके अगर मैं बात करूँ फिस्कल पॉलिसी में तो एक्सपेंडिचर कम करेंगे, टैक्सेस को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, बट अभी हम बात करें तो आपको पता होगा क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन जो होता है वो कितना 3% के रेट से जो बढ़े, दैट इज़ क्रीपिंग। ट्रॉटिंग जो होता है वो 3 to 10% के रेट से होता है, ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन है ना, आपके 3 to 10% के आसपास होता है। गैलोपिंग जो इन्फ्लेशन होता है वो आपका डबल डिजिट और आपके ट्रिपल डिजिट, सेकेंड मतलब डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट में जो देखे वो गैलोपिंग इन्फ्लेशन होता है। अगर मैं बात करूँ आपके जो है हाइपर इन्फ्लेशन, तो वो मिलियंस एंड ट्रिलियंस में देखे जाते हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट के कंट्रोल के हिसाब से देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, दैट इज़ ओपन एंड, और आपका एक होता है ओपन और एक सप्रेस्ड इन्फ्लेशन होता है। ओपन इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन होता है जो सरकार रोकती नहीं है, जैसे अगर क्रीपिंग इन्फ्लेशन प्रिवेल कर रहा है, दैट इज़ आपका ओपन भी हो सकता है, क्योंकि ये 3% इज़ गुड फॉर द इकोनॉमी, फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। बट यहाँ पर आप देखोगे कि प्रोड्यूसर को अच्छा फ़ायदा हो रहा था, तो ये ठीक है आपके लिए। बट अगर यही इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई होने लगे तो सरकार को सप्रेस करना पड़ता है, ठीक है। तो सप्रेस करने के लिए आपके राशनिंग और ये सारी चीज़ें सरकार करती है, तो वो जो है आपका क्या कहलाता है, सप्रेस इन्फ्लेशन। तो गवर्नमेंट के कंट्रोल के हिसाब से भी 2 तरीके के हो गए, ओपन एंड सप्रेस, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो आपको आई थिंक यहाँ तक पॉइंट समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी मैंने बताया कि डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, जब हम लोग रेट ऑफ इन्फ्लेशन देखते हैं धीरे धीरे कम होने लगता है, यानी देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर C है, प्रोसेस ऑफ क्योरिंग इन्फ्लेशन बाय रिड्यूसिंग मनी सप्लाई, ठीक है। तो मनी सप्लाई को कम करते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन डिक्रीज़ होता है, उसका रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, दैट इज़ आपके स्लो डाउन हो जाता है इन्फ्लेशन, ये आपका डिसइन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, कॉस्ट पुल सॉरी, तो कॉस्ट पुल जो इन्फ्लेशन होता है, कॉस्ट पुश वैसे कहते हैं, और डिमांड पुल होता है। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन वो होता है जो कि आपके इंक्रीज़ हो जाता है इनपुट के प्राइसेस, जैसे लेबर, रॉ मटेरियल है ना, ये आपके इसकी वजह से जो हो जाता है ना इन्फ्लेशन, दैट इज़ इसकी वजह से क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगा पड़ रहा है तो प्रोडक्ट का प्राइस अपने आप ही हाई होने लगेगा, तो जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन होता है दैट इज़ कॉस्ट पुश। डिमांड पुल वो इन्फ्लेशन हो जाता है हमारी एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में बढ़ जाए एग्रीगेट सप्लाई से, दैट इज़ आपका
डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्रिएट होती है, ठीक है। अभी जो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो रही है वो आपकी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, क्योंकि आपको पता है कि ग्लोबली अभी यूक्रेन का वॉर हुआ है ना, उसकी वजह से जो है कुछ आपके कॉस्ट मतलब महंगे हुए हैं, लेबर और रॉ मटेरियल्स, इसकी सप्लाई में थोड़ा सा तो प्रॉब्लम देखने के लिए मिला था, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन प्रिवेल कर रही है दैट इज़ कॉस्ट पुश। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को कर्व करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी भी बहुत इफेक्टिव आपकी नहीं रहती है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द टर्म स्टैगफ्लेशन रेफर्स टू सिचुएशन वेयर। स्टैगफ्लेशन आपका सिचुएशन क्या है, व्हेन आपका इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट एक साथ स्टार्ट कर जाए इंक्रीज़ करना, है ना, यानी बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका एस्पेक्ट है। इसी वजह से हमने फिलिप्स कर्व देखना है। परसिस्टेंट हाई इन्फ्लेशन कॉम्बाइंड विथ हाई अनएम्प्लॉयमेंट, आपके इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट ये दोनों बढ़े, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट एक साथ बढ़े, तो दैट इज़ आपका क्या कहलाता है, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन कहते हैं इसको, ठीक है। और फिलिप्स कर्व जस्ट इसके अपोजिट आया। हमने ये देखा कि जब आपके इन्फ्लेशन बढ़ती है, उन्होंने जस्ट दिया था आपके, ठीक है, इन्फ्लेशन जब बढ़ती है, अगर यहाँ पर इन्फ्लेशन लेते हैं और ये आपका अनएम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट कम रहता है ना। आप मान लीजिए कि U1 पे है, इन्फ्लेशन घटेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगा। ये आपके किसने दिया, फिलिप्स कर्व, जो कि किसके लिए है, शॉर्ट रन के लिए, है ना। पर लॉन्ग रन में क्या होता है, जस्ट अपोजिट केस हो जाता है आपके, है ना। लॉन्ग रन में ये वाला केस हम देखते हैं, क्लियर। तो अगर लॉन्ग रन की बात करूँ तो आपने ये देखा होगा, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, ये आपका होता है शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व। यहाँ पर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। आपके नेचुरल रेट पे अनएम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज पहुँच जाता है, जिसको नीरू भी कहते हैं, और ये आपका इन्फ्लेशन यहाँ पर आपके इस एक्सिस पे होगा। तो लॉन्ग रन में फिलिप्स कर्व कैसा होता है, आपके वर्टिकल होता है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन द रेट शुड बी, आपके किस तरीके का रेट होना चाहिए, यानी यहाँ पर इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा है, तो इंटरेस्ट रेट आपका इंक्रीज़ होना चाहिए, जिसकी वजह से मार्केट में जो लेंडिंग वाली जो फैसिलिटी है बहुत ईजिली अवेलेबल होती है, जिसमें आपके बेसिकली जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो लोग ज़्यादा लोन लेते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है आपको देखने के लिए मिलता है कि इन्फ्लेशन बढ़ता है, बट यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दोगे तो पैसे लोग कम लेंगे मार्केट से, क्योंकि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हो चुका होगा। तो यहाँ पर इंक्रीज़ कर देना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को, अगर हमें इन्फ्लेशन को कम करना है तो, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में और भी हम MCQ देखेंगे। हेल्पफुल रहोगे तो कमेंट सेक्शन बताइए, जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।